ईरान ने मोहम्मद अमीन नाम के एक व्यक्ति को फांसी दी है। अमीन पर मोसाद के लिए जासूसी के आरोप हैं। ऑनलाइन जासूसी और साइबर गतिविधियों में यह शामिल बताया जाता है। अमीन को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। मध्य पूर्व की धरती इन दिनों युद्ध की आग में लगातार धधक रही है। 13 जून से ईरान इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 10वां दिन है और अभी तक की जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस युद्ध में रविवार को एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिका सेना को हमले की बधाई दी है। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद यह जंग अब और भी तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल में कई मिसाइलें दागी। अब ईरान इस जंग में रूस का साथ हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को रवाना हो रही हैं। वहीं अगर युद्ध के मौजूदा हालात की हम बात करें तो इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की है। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है और इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें, जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, किरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान में तख्ता पलट के मुद्दे पर बात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो इसी खबर पर तमाम चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। शिवदान जी, आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ये जो युद्ध है वो लगातार बढ़ रहा है। 10वां दिन है। कल हमने देखा कि अमेरिका ने इस युद्ध में एंट्री ले ली है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। उसके बाद अब ये भी खबर सामने आती है कि ईरान जो है कहीं ना कहीं अब रूस का साथ जो है उसके साथ की ओर बढ़ रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको? रूस खुद यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह विजयी है और रूस की इस वक्त इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिससे, और क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह इन्वॉल्व है रूस, और उसको काफी डैमेज भी हो चुका है इस युद्ध में। इसलिए रूस एक्टिवली, जिस प्रकार से अमेरिका ने इजराइल के सपोर्ट में ईरान पर हमला किया है, रूस इस प्रकार का जवाब नहीं दे पाएगा। केवल वो जब जवानी धमकियां दे सकता है, कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ में इस सवाल को उठा सकता है। इस प्रकार की जो सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट ईरान को दे सकता है। बाकी इससे ज्यादा रूस इस वक्त कुछ करने की स्थिति में नहीं है। शिवदान जी, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं अब आग की ओर धधक रहा है। लेकिन इस युद्ध का प्रभाव भारत की रणनीतिक कूटनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के ऊपर असर इतना ही हो सकता है कि जो भारत का काफी ऑयल जो है ईरान से भी आ रहा है, मिडिल ईस्ट से भी आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसको कि ईरान बंद करने की सोच रहा है, उसके थ्रू सारा ऑयल पास होता है। तो इस प्रकार से यदि इस युद्ध का कोई विकराल रूप धारण होता है और ऑयल का कमी होती है तो भारत के अंदर इससे महंगाई बढ़ेगी और भारत के अंदर ऑयल की कमी पैदा होगी। इसके अलावा भारत इस युद्ध में एक्टिवली किसी पार्टी के साथ नहीं है, ना इजराइल के साथ है। इजराइल से भी उसके उतनी संबंधित जितना ईरान से है। जितना भी रक्षा इक्विपमेंट है हमारा सब इजराइल से इंपोर्ट होता है और ईरान से ऑयल है और बहुत से सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों से होता है। तो इजराइल के और ईरान के साथ भारत के बराबर ग्रस्त हैं। इसलिए भारत जो है इन दोनों देशों के किसी बीच में नहीं आएगा, केवल यही बोलेगा कि बातचीत की तरह से और कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध का निवारण किया जाए, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने बात ऑलरेडी की है। हमने देखा है इजराइल भी कहीं ना कहीं पलटवार कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की जो आयरन डोम है वो इस युद्ध में कितनी प्रभावशाली साबित हो रही है? सर देखिए, ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इजराइल के हमले 100 में से 90% सक्सेसफुल हुए हैं, जबकि ईरान के
100 में से केवल 10% सक्सेसफुल हुए हैं। उसका एक ही कारण है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। आयरन ड्रोम सिस्टम जो है उसने अपनी यूटिलिटी सिद्ध कर दी है, और उसके जो मिसाइल्स हैं, उसके ड्रोन्स हैं, वो इतने इफेक्टिव हैं कि जो अपने टारगेट पर जाकर उन्होंने हमला किया है। और इसका यूटिलिटी जो है हमारे भारत ने भी सिद्ध कर दी है। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कितनी भी मिसाइलें फायर की, ड्रोन्स फायर किए, मगर हमारे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको नाकाम बीच में ही कर दिया। इसलिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण ईरान सफल नहीं हो पाया है इजराइल के हमलों में। इसलिए इजराइल इलेक्ट्रॉनिकली और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके कारण इजराइल ने इस युद्ध में सफलता प्राप्त की अभी तक। लेकिन ये जो तस्वीरें लगातार बढ़ रही है, लगातार ये संघर्ष देशों के बीच बढ़ रहा है, ईरान हो, इजराइल हो, लेकिन अब इसने अमेरिका में भी एंट्री ले ली है। सर, क्या लगता है ये संघर्ष कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को अब युद्ध की ओर धकेल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से युद्ध का स्वरूप बदला है, इसमें आमने सामने का युद्ध नहीं हो रहा है। किसी भी देश की सेना जाकर युद्ध नहीं कर रही है। ये सारे के सारे युद्ध अपने देश से दूसरे देश के आंतरिक हिस्सों में मार कर रहे हैं। इस प्रकार से इस युद्ध में किसी और देश की एंट्री नहीं होगी, केवल एक दूसरे को हथियार, गोला बारूद की सप्लाई होगी और फाइनेंशियल जरूरत पड़ेगी तो वो सप्लाई होगी। बाकी इस युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध की तरह और विश्व युद्धों की तरह इसमें एंट्री और देशों की नहीं होगी। सर, क्या कोई नया वैश्विक समीकरण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या दुनिया दो भागों में बटेगी, और अगर बटेगी तो भारत किस ओर रहेगा? कैसे देखेंगे? भारत जैसे नॉन अलाइंड पहले था, भारत उसी प्रकार से अभी भी नॉन अलाइंड रहेगा। और जिस प्रकार दो ग्रुप बनेंगे, जैसे पहले भी अमेरिका हेड था एक ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का हेड रशिया था, इसी प्रकार से इस बार भी रूस, चीन और अलाइड कंट्रीज जो हैं, उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, वो उसमें एक ग्रुप में होंगे और दूसरे ग्रुप में पूरे पश्चिमी देश और जो अन्य देश जो इजराइल के सपोर्ट में। सर, लेकिन भारत का जो झुकाव रहा है वो इजराइल की तरफ थोड़ा ज्यादा रहा है, कुछ सालों से हमने भी देखा है ये। देखिए, ऐसा है, गलवान की हमले के बाद में हमने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इजराइल से इक्विपमेंट इंपोर्ट किया, और जिसके कारण आज हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हमने पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम किया और चीन को भी हमने आंखें दिखाने की हिम्मत की। उसके बाद डोकलाम हुआ, उसके बाद जितनी भी बातें हुई, सब में हमने चीन को ये बता दिया कि हम तुमसे कम नहीं है, और अभी भी चीन को हमने बता रखा है कि हम हर सवाल में तुम्हारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इजराइल के साथ भी हमारे बहुत स्ट्रांग रिश्ते हैं, मगर ईरान के साथ भी, क्योंकि हम काफी ऑयल ईरान से इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ईरान के साथ भी हमारे उतने ही मजबूत और गहरे संबंध है। तो सर, ये जो संघर्ष हो रहा है, क्या ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध हो रहा है, ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन सकता है? देखिए, ऐसा है, अब विश्व का स्वरूप बदल गया है। हाँ। हालांकि ये तीसरा विश्व युद्ध ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि इससे पूरा विश्व दो हिस्सों में बट रहा है, और क्योंकि युद्ध का स्वरूप बदल गया है, इसलिए वो दूसरे विश्व युद्ध की तरह आपस में सैनिक नहीं लड़ रहे हैं, मगर युद्ध जो है विश्व युद्ध की तरह ही हो रहा है, जिसमें जिस प्रकार से एक दूसरे को हमला किया जा रहा है, वो उसका स्वरूप बदल करके उस हमले को मिसाइलों से, ग्रेनेडों से, ड्रोन से और हवाई हमले से किया जा रहा है। मगर एक प्रकार से पूरे विश्व को दो हिस्सों में इस युद्ध ने बांट दिया है, तो एक प्रकार से इसको मिनी विश्व युद्ध ही कह सकते हैं। तो क्या ऐसे में भारत की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा चिंताएं हैं, क्या वो बढ़ सकती हैं? सर, देखिए, ऐसा है, भारत की सुरक्षा चिंताएं इसलिए बढ़ सकती हैं कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के उसमें जा रहा है, और अमेरिका से वो अज्यूम करेगा कि अमेरिका हर प्रकार से उसकी सपोर्ट करेगा। इसलिए इस गुलामे में रहकर पाकिस्तान हो सकता है कि कोई उस प्रकार की हरकत कर दे जैसे उसने पहलगाम में की थी। इसलिए भारत को हमेशा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। तो क्या भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में अपने किसी उसमें बदलाव करने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं में? ऐसा है, आजकल के जैसा कि सिद्ध हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर में, कि पूरा युद्ध जो है मिसाइलों से, ड्रोनों से लड़ा गया है। इसलिए हमें अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने की जरूरत है, और अपनी जो मिसाइल सिस्टम है, अपना जो ड्रोन सिस्टम है, इनको और भी ज्यादा लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के फिट करके इनको ऐसा बनाना है जिससे दुश्मन को नाकाम ना कर सके। अपनी सैन्य नीति में भी क्या बदलाव करने की जरूरत है भारत को? सर, भारत ने ऑलरेडी सैन्य नीति में बदलाव कर दिया है। भारत ने काफी मॉडिफिकेशन इस तरह की हैं कि जिस तरह की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर के
प्रॉपर युद्ध करें। पहले जो था उनका अलग अलग था, मगर अब कमांड ग्रुप्स बना दिए गए हैं जिसमें इस एयरफोर्स भी होगी, आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी, और मिलकर के तीनों जो दुश्मन की वो है उसका फर्ज करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से अमेरिका ने इस युद्ध में एंट्री ली है, क्या कारण, राजनीतिक कारण की भी अगर हम बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि उसके बाद लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित भी किया देश को संबोधित करने के बाद उन्होंने अपनी सेनाओं को बधाई दी, उनको कांग्रेचुलेट किया। तो क्या वजह इसमें मानी जाए कि अमेरिका ने भी इसमें एंट्री ले ली है कहीं ना कहीं? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका जो है वो हमेशा शक्ति का भूखा रहा है, हमेशा वो अपना प्रभाव बनाना चाहता है हर क्षेत्र में। तो मिडिल ईस्ट में ईरान का जो फंडामेंटलिस्ट लीडर है, इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो पूरा अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उन्होंने चारों तरफ हमास, हिजबुल्लाह, हूती ऐसे आतंकी संगठन तैयार किए हुए थे जिनके से वो अपने पूरे मिडिल ईस्ट में उसने अपना प्रभाव बना रखा था। मगर अमेरिका को ये प्रभाव उसका पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए अमेरिका चाहता था सत्ता परिवर्तन कराना ईरान के अंदर। इसलिए ईरान की जनता भी उसके खुमैनी के साथ नहीं है, तो इसीलिए अमेरिका जो था सत्ता परिवर्तन कराना चाहता था और वो बहाना ढूंढ रहा था। इसलिए बहाना ये मिला कि ईरान एटॉमिक बम बनाने वाला है। इसी बहाने से उसने इजराइल पर हाथ रख के उसको अटैक कराया है और उसको अभी खुद भी अटैक किया है, जिससे कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन आराम से करा सके। चलो भाई, लेकिन ईरान भी पलटवार कर रहा है इजराइल पर। ईरान ने भी जो है मिसाइलें दागी है। क्या लगता है ईरान क्या झुकेगा सर? ईरान जो है उसमें आतंकवादी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप का नेता है खुमैनी। वो कोई चुने हुए नेता तो है नहीं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कितना अपनी बर्बादी को उनको परवाह नहीं है, मगर वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह के हमले और जारी रखे हैं। और वो यदि उनकी जगह कोई इलेक्टेड लीडर होता या कोई प्रजातांत्रिक लीडर होता तो अब तक वो सीज फायर करके अब तक वो बातचीत की टेबल पर आ गया होता। मगर ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लीडर है, ये अपनी दिखाने के लिए कि वो कितने स्ट्रांग हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए ईरान जो है अभी तक युद्ध में एक्टिवली पार्ट ले रहा है। लेकिन सर, अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया है ईरान के ऊपर, तो उनकी ही पार्टी के दो गुट बन चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और कुछ उनकी पार्टी के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या ऐसा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, खासकर इनकी जो नीति है, इसका कोई पता नहीं लगता कब क्या करें ये। पहले यही डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले टर्म में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते थे, आज पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं। इससे पहले कोई एक्शन ये कुछ करते थे, उसके अपोजिट एक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए उनके खुद के जो पार्टी का जो एक्टिविटी है, उनके जो वर्कर हैं पार्टी के अमेरिका में, उनके मेजोरिटी ऑफ द उसके लोग उनसे खुश नहीं है। मगर उसके बाद भी ये जो ट्रंप है वो अपना एक्शन ले रहे हैं। उनको पता है कि उनका सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म उसको मिलता नहीं अमेरिका में लीगल उसके हिसाब से, तो वो अपना सेकंड टर्म में पूरी अपनी डिक्टेटरशिप दिखाना चाहते हैं। सर, तो क्या ये जो जी चलिए शिवदान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने, तमाम समय आपका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और लगातार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को रवाना हो रहे हैं। वहीं अगर युद्ध के मौजूदा हालात की बात करते हैं तो इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की है। और आप ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी दे रहे हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर टाइमलाइन, ये जो नाम दिया गया है, 21 जून की यानी कि कल सुबह बमवर्षक B-2 विटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी है और रास्ते में कई जगहों पर हवा में ईंधन भरे गए हैं। ये जानकारी, जो ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर नाम दिया गया, विटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 विमान की आवाजाही की यहां सूचना दी गई और 6 B-2 विमान गुआम की ओर बढ़े हैं। 6 B-2 विमान थे जो गुआम की ओर बढ़े और रात 10 बजे पेंटागन ने कहा कि हमले का आदेश नहीं जारी किया है। ट्रंप बोले फोर्डो को नष्ट कर दिया गया है। सुबह 5:34 पर ट्रंप बोलते हैं कि फोर्डो को नष्ट कर दिया गया है और 5:20 पर फोर्डो समेत 2 अन्य परमाणु ठिकानों पर हमले का ऐलान कर दिया जाता है। उसके बाद 22 जून सुबह ईरान में फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमला किया जाता है। 21 जून की सुबह बमवर्षक B-2 विटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी जाती है।
रास्ते में कई जगहों पर हवा में ईंधन भी भरे गए हैं। 21 जून की सुबह और रात 10 बजे की बात करें तो व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 विमान की आवाजाही की सूचना यहां पर दी गई। 6 B-2 विमान गुआम की ओर बढ़े हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध की आग में मध्य पूर्व जो है वो धधक रहा है। बमबारी में ईरान किस तरीके से दहला हुआ है। इजराइल का वॉर यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। इजराइल भी लगातार जो है पलटवार कर रहा है। मध्य पूर्व की धरती इन दिनों युद्ध की आग में किस तरीके से धधक रही है उसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। 13 जून से ईरान इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 10वां दिन है और अभी तक की जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस युद्ध में रविवार को एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने अमेरिका सेना को हमले की बधाई दी। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद यह जंग और भी तेज हो गई। ईरान ने इजराइल में कई मिसाइलें दागी। अब ईरान इस जंग में रूस का साथ हासिल करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को रवाना हो रही हैं। वहीं अगर युद्ध के मौजूदा हालात की बात करें तो इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं।